हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव उत्तनकर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली लेवल स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले वो वाले वीडियोस आप देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हियर इज लायबिलिटीज। बच्चों, अब लायबिलिटीज क्या होता है? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। तो बिजनेस को जो भी किसी अदर पर्सन को पे करना है, ओके, बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, ठीक है, और बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को अगर कुछ पे करना है, किसी का अगर बिजनेस को देना बाकी है, सो दैट इज नोन एज लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी इज अ डेट। डेट मतलब लोन, लोन मतलब कर्जा, ओके, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स मतलब लायबिलिटी मतलब बिजनेस का एक लोन होता है। बिजनेस ने अगर किसी से लोन लिया है, ठीक है, किसी से अगर बिजनेस ने कर्जा लिया है तो बिजनेस को क्या करना है, उसको रिटर्न में पे करना है फ्यूचर में, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस की लायबिलिटी हो जाएगा। तो बच्चों, लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। लोन बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल, ओके, अब लायबिलिटी के एग्जाम्पल देखेंगे। लोन टेकन, अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया है तो लोन क्या है, लायबिलिटी है बिजनेस की। क्रेडिटर्स, स्टूडेंट्स याद करो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्रेडिटर्स के बारे में सीखा था। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बच्चों? क्रेडिटर्स मतलब बिजनेस के सप्लायर्स, जिन्होंने बिजनेस को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है और फ्यूचर में बिजनेस को उन्हें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ऐसे सप्लायर जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, ठीक है, जिनको बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करना बाकी है, वो क्रेडिटर्स भी क्या होते हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे बच्चों हम इंडिविजुअल्स का बैंक में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे अकाउंट को बोला जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बिजनेस है और बिजनेस को अगर अपना अकाउंट ओपन करना है बैंक में, तो बिजनेस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे टाटा कंपनी है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको अपना अकाउंट ओपन करना है बैंक में तो उसका अलग अकाउंट होता है। उस अकाउंट का, बिजनेस का, कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का जो बैंक में अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका अकाउंट होता है, बिजनेस का अकाउंट होता है, ठीक है। और करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी हम लोग देते हैं, हम लोग मतलब बैंक देती है, ठीक है। तो उस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को देती है, ठीक है। हम सेविंग अकाउंट होल्डर को ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। अभी ये बैंक ओवरड्राफ्ट सर जी होता क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बिजनेस है, बिजनेस ने बैंक में अपना अकाउंट खोला है, उसका नाम है, वो करंट अकाउंट ओपन किया है और उस करंट अकाउंट के अंदर बिजनेस के 1 लाख रुपीस डिपॉजिट है, ओके। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपीस है। एक दिन क्या हो गया, एक दिन बिजनेस को 1,50,000 की जरूरत पड़ गई, ठीक है, लेकिन बिजनेस के अकाउंट में कितना पैसा है, 1 लाख ही है टोटल बैलेंस, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक बिजनेस को 1,50,000 देगी, मतलब 1 लाख तो उसका खुद का प्लस 50,000 बैंक उसको एक्स्ट्रा देगी, लोन के फॉर्म में देगी 50,000। उस फैसिलिटी को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक क्या करती है, करंट अकाउंट होल्डर को उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो गया बच्चों, लोन हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस ने बेनिफिट लिया है लेकिन उसका पेमेंट बिजनेस ने अभी तक नहीं किया, ठीक है। जैसे बिजनेस ने रेंट पर प्रीमाइसेस लिया तो उसका क्या पे करना है, रेंट पे करना है, तो वो पे किया नहीं, अभी तक पे करना बाकी है। एम्प्लॉय को सैलरी पे करना बाकी है, ठीक है, लाइट का बिल भरना बाकी है। तो ये सब जितना भी पेमेंट्स बिजनेस को फ्यूचर में करना बाकी है,
ये सब क्या होता है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। समझा बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो भी बिजनेस ने बेनिफिट्स लिया है उसका सर्विस तो ले लिया लेकिन उसका पेमेंट्स नहीं किया। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, ओके, प्रीमाइसेस का रेंट पे करना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना बाकी है, तो जो भी पेमेंट्स बिजनेस को करना बाकी है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, लायबिलिटी होता है। बिजनेस को जो भी फ्यूचर में देना बाकी है दैट इज अ लायबिलिटी, दैट इज अ लायबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको लायबिलिटी का तो मीनिंग समझ में आया होगा, बेसिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स और प्रोप्राइटर्स, ओनर्स को एक दूसरा वर्ड है, मालिक, मालिक, बिजनेस के मालिक को एक दूसरा वर्ड है प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। बच्चों अगर लायबिलिटी, अगर बिजनेस की लायबिलिटी ओनर के टूवर्ड्स है, ओके, सो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स ओनर, ओके, अगर बिजनेस की ओनर्स के टूवर्ड्स अगर कोई लायबिलिटी है, मतलब अगर बिजनेस को ओनर को कुछ देना बाकी है, मतलब बिजनेस ने ओनर से कुछ लिया है और ओनर को कुछ बिजनेस को देना बाकी है, दैट इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो बिजनेस से अगर ओनर्स के टूवर्ड्स अगर कुछ लायबिलिटी है उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। और अगर बिजनेस की आउटसाइडर्स के टूवर्ड्स अगर कुछ लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस ने आउटसाइडर्स से कुछ लिया है, लोन लिया है और आउटसाइडर को पे करना है बिजनेस को, तो वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आ रहा है, अगर बिजनेस ने ओनर से कुछ लिया है और बिजनेस की ओनर के टूवर्ड्स कुछ देना बाकी है, लायबिलिटी है, तो वो होती है इंटरनल लायबिलिटी, बिकॉज ओनर कौन होता है, अंदर वाला इंसान होता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस को ओनर को कुछ पे करना होगा फ्यूचर में तो वो बिजनेस की ओनर के टूवर्ड्स कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी है। अगर बिजनेस ने बाहर वालों से कुछ लोन लिया है और उनको अगर बिजनेस को फ्यूचर में कुछ देना बाकी है दैट इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिकॉज बाहर वाले मतलब एक्सटर्नल लोग, ठीक है। तो लायबिलिटी को हम लोग दो टाइप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस की ओनर के टूवर्ड्स लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बिजनेस की बाहर वालों के तरफ की जो लायबिलिटी होती है वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बच्चों एक चार्ट भी बनाया है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अगर बिजनेस ने मालिक से कुछ लिया है, ठीक है, मालिक से अगर बिजनेस ने कुछ कर्ज लिया है, ओके, और उसको देना बाकी है तो वो होती है बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी। अब बिजनेस मालिक से क्या लेता है, देखो बच्चों जब बिजनेस नया नया ओपन होता है तो बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक बिजनेस में क्या करता है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो मालिक अपना पैसा बिजनेस में लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मालिक ने जो बिजनेस में अपना पैसा लगाया है उसे अकाउंट्स में क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। सो कैपिटल, मालिक का पैसा बिजनेस में लगाए तो कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी है कैपिटल, क्योंकि वो मालिक का पैसा है, मालिक ने किसको दिया है, बिजनेस को दिया है, ठीक है। अगर बिजनेस बाहर वालों से कुछ कर्ज लेता है तो बाहर वालों से जो लोन लिया है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल्स है क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। क्रेडिटर मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो बिजनेस अपने सप्लायर पे बिजनेस अपने सप्लायर्स से क्रेडिट पे गुड्स परचेस करता है, ठीक है। तो सप्लायर मतलब बाहर वाला इंसान, ठीक है। तो क्रेडिटर होता है वो बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस ने उससे क्रेडिट पे गुड्स लिया है, उसको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। तो क्रेडिटर इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से बिजनेस ने बिजनेस के करंट अकाउंट में से बिजनेस ने ज़्यादा पैसा निकाला है, ठीक है, बैंक ने उसको लोन दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको समझ में आया होगा बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओके। सिंपल इतना ही समझने का, बिजनेस ने अगर बिजनेसमैन से लोन लिया है, ठीक है, तो बिजनेस की क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस ने अगर बाहर वालों से लोन लिया है तो वो क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज ओन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो कैपिटल है, और कैपिटल क्या होता है,
इंटरनल लायबिलिटी। बाकी की सारी लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी बच्चों एक ही होती है, कैपिटल। बाकी की सारी लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब बाहर वाले लोग हैं। तो इनसे जो भी बिजनेस ने उधार लिया है, क्रेडिट पे गुड्स लिया है, पैसा लिया है क्रेडिट पे, ये सब क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों ये सेकेंड वाला जो लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन है ना, ये पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकेंड वाला लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो liability can be classified into three types. Okay, first one is non-current liability of fixed liabilities, second one is current liabilities, third one is contingent liability. तो सेकेंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से लायबिलिटी को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो ये 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, first type of liability is called as non-current liability या फिर fixed liabilities. Now what do you mean by non-current liability? Non-current liability is that liability which is payable after a period of more than 12 months from the end of accounting year. तो बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट बिजनेस को 12 महीने के बाद करना है, 1 ईयर के बाद करना है। ऐसी लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर फिक्स्ड लायबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट बिजनेस को 12 मंथ्स के बाद करना है, 12 महीने के बाद करना है या फिर 1 साल के बाद करना है। ऐसी सारी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट बिजनेस को 12 मंथ्स के बाद करना है, उनको क्या बोला जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर फिक्स्ड लायबिलिटी बोला जाता है। आर यू गेटिंग इट बच्चों? ठीक है, अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटल, बच्चों कैपिटल किसका होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा था कैपिटल बिजनेस की क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। और बच्चों यही कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल एक बार बिजनेस में लगा दिया बिजनेसमैन ने तो वो उसको रिटर्न नहीं मिलता है। कैपिटल कभी रिटर्न मिलेगा बिजनेसमैन को, जब बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक कैपिटल बिजनेस में ही इन्वेस्टेड रहेगा। ठीक है, जब तक बिजनेस बंद नहीं होता तब तक कैपिटल बिजनेस यूज करता रहेगा, कैपिटल बिजनेसमैन को बिजनेस रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो कैपिटल इज अ नॉन करंट या फिक्स्ड लायबिलिटी, वो बिजनेस में हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, कैपिटल बिजनेसमैन को तभी ही रिटर्न करता है जब बिजनेस क्या होता है, बंद होता है, नहीं तो जब तक बिजनेस चलता है तब तक कैपिटल बिजनेस में ही रहता है। सो कैपिटल इज अ नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद है सेक्योर्ड लोन। अब बच्चों सेक्योर्ड लोन क्या होता है, अगर सपोज बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है और बिजनेस अगर बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, और बिजनेस को लोन चाहिए, वो भी 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, लंबे पीरियड के लिए लोन चाहिए, तो क्या बैंक बिजनेस को ऐसे ही लोन दे देगा? नहीं। बैंक क्या करेगा, कुछ तो भी सिक्योरिटी मांगेगा बिजनेस से। बैंक क्या बोलेगा, हमें कुछ सिक्योरिटी दो तभी ही हम लोग आपको लोन देंगे। ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस की अगर कुछ प्रॉपर्टी होगी तो बिजनेस क्या करेगा, अगर बिजनेस की कोई लैंड है तो वो बिजनेस एज अ सिक्योरिटी के रूप में अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक को क्या देगा, बैंक के पास गिरवी रखेगा। इसको गिरवी रखना भी बोलते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे देना। तो बिजनेस क्या करेगा, अपनी जो बिजनेस की लैंड है उसके पेपर्स बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी में रखेगा। ठीक है, और बैंक क्या करेगा, फिर उसको बिजनेस को लोन देगा, और बैंक बिजनेस को बोलेगा अगर तूने हमारा लोन नहीं चुकाया तो ये जो हमने तेरा प्रॉपर्टी का पेपर्स अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखा है, ये प्रॉपर्टी हम लोग सेल करके हमारा लोन का अमाउंट क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो ऐसे टाइप के लोन को बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है, 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 ईयर्स। तो ऐसे लोन के अगेंस्ट
बैंक सिक्योरिटी मांगता है, कुछ तो भी गिरवी रखना पड़ता है। ओके, घर गिरवी रखना पड़ता है, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके बैंक सिक्योर्ड लोन देता है बिजनेस को। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन भी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, देखो बच्चों नाम से आपको समझ में आना चाहिए लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब ऐसा लोन जो बिजनेस ने लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक से लिया है। अगर बिजनेस बैंक से 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए लोन लेता है तो उसका रीपेमेंट बिजनेस को 5-10 साल बाद पेमेंट करना है, तो पेमेंट 1 ईयर के बाद हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे लोन्स को कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट बिजनेस को 1 साल बाद 12 महीने के बाद अगर करना है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप ऑफ लायबिलिटी है हमारी करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब बच्चों करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। अभी स्टूडेंट्स ये जो करंट लायबिलिटी है ना, ये नॉन करंट लायबिलिटी की जस्ट अपोजिट है। देखो नॉन करंट लायबिलिटी क्या थी, जिसको हमें 12 मंथ्स के बाद जिसका पेमेंट करना है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी का पेमेंट हमें 12 मंथ्स के विद इन करना है। सो करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। ओके, उसको 12 मंथ्स के अंदर ही पे करना है हमें, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 12 मंथ्स के बाद नहीं। ऐसी लायबिलिटी जो 12 मंथ्स के विद इन जिनका हमें रिपेमेंट करना है, जिनका पैसा रिटर्न करना है, ऐसी लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स है क्रेडिटर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा है क्रेडिटर्स कौन होता है, सो बिजनेस के सप्लायर्स जो बिजनेस को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मली क्रेडिटर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने का क्रेडिट देता है, उसके ऊपर वो नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो 1 मंथ 2 मंथ विद इन 12 मंथ्स में आता है, तो क्रेडिटर का भी पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स करना पड़ता है, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का क्रेडिट देगा वो आपको, तो क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी क्योंकि उसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स हमें करना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब अगर बिजनेस ने किसी से 1 मंथ के लिए 2 मंथ्स के लिए अगर बैंक से लोन लिया है, 6 मंथ्स के लिए 8 मंथ्स के लिए, मतलब 12 मंथ्स के अंदर जिस लोन का रीपेमेंट करना है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म लोन भी किस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। उसके बाद है बच्चों बिल्स पेबल। अब ये बिल्स पेबल क्या होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। ठीक है, सो बच्चों ये बिल्स पेबल को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज बिल्स पेएबल। ओके, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग ये बिल्स पेएबल का मीनिंग समझेंगे। तो एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, मिस्टर ए इज़ अ सेलर एंड मिस्टर बी इज़ अ कस्टमर। ठीक है, तो एक दिन क्या हो गया, ये मिस्टर बी ए के पास आया, ठीक है, और बी ने ए को बोला ये 20,000 के गुड्स ओके मुझे चाहिए, मुझे परचेस करने हैं, बट प्रोवाइडेड मुझे 2 मंथ्स का तू क्रेडिट दे दे। मतलब मैं ये गुड्स 20,000 के गुड्स परचेस करता हूँ, ठीक है, और इसका पेमेंट 20,000 रुपीज़ का पेमेंट मैं 2 महीने के बाद करूँगा। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला ठीक है, मैं तुझे ये गुड्स 20,000 के गुड्स क्रेडिट 2 मंथ्स के क्रेडिट पे मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो बी ने बोला क्या कंडीशन है, तो ए ने बोला तू एक काम कर, तू मुझे 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेके आ, उस स्टैम्प पेपर पे तू मुझे लिख के दे कि तू मेरे से 20,000 के गुड्स वैल्यू के गुड्स क्या कर रहा है, 2 मंथ्स के क्रेडिट पे परचेस कर रहा है। तू मुझे 2 मंथ्स के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे तू मुझे पेमेंट करने वाला है। ओके, ये मुझे तू लिख के दे, तू अपना नेम एड्रेस अपना सिग्नेचर कर, ठीक है, और मैं अपना साइन करूँगा और मैं ये बिल अपने पास रखूँगा। ठीक है, ये मैं स्टैम्प पेपर अपने पास रखूँगा और 2 मंथ्स के बाद मैं ये तुझे स्टैम्प पेपर क्या करूँगा, ये बिल मैं तुझे प्रेजेंट करूँगा और इस बिल के अगेंस्ट तू मुझे 20,000 रुपीज़ क्या करेगा, पे करेगा। तो बी ने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो बी ने क्या किया, स्टैम्प पेपर लिया 100 रुपीज़ का, उसके ऊपर उसने लिख के दिया कि मैं 20,000 के वैल्यू के गुड्स ए से परचेस कर रहा हूँ, उसका पेमेंट मैं 2 मंथ्स के बाद करूँगा, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट।
ओके, उसने अपना नाम, एड्रेस, अपना सिग्नेचर किया, ए ने भी अपना सिग्नेचर किया, और ए ने क्या कर दिया, वो ये जो स्टैम्प पेपर है, लीगल पेपर है, उसने अपने पास रख लिया। 2 महीना कंप्लीट होने के बाद ए बी के पास ये पेपर लेके गया, उसने ये पेपर बी को दिखाया, उस पेपर के अगेंस्ट बी ने उसको 20,000 पे कर लिया, और ए ने वो पेपर बी को दे दिया। इस पेपर को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, इस पेपर के बदले में बी ने ए को पेमेंट किया, बराबर है। इस बिल के अगेंस्ट बी ने बिल लिया और 20,000 रुपीज ए को पे किया। तो बिल के अगेंस्ट बी ने पेमेंट किया, तो बी इस बिल को बोलेगा बिल, बी के लिए ये बिल है बिल्स पेएबल। बी इसको क्या बोलेगा? बी इसको बोलेगा बिल्स पेएबल। लेकिन ए ने क्या किया? ए ने बिल के बदले में बिल बी को दिया और ए ने पैसा रिसीव किया। सो बिल के अगेंस्ट ए को पैसा मिला, तो ए इस बिल को बोलेगा बिल रिसीवेबल। ए इसको क्या बोलेगा? बिल रिसीवेबल। तो बी के लिए ये बिल्स पेएबल है और ए के लिए ये बिल रिसीवेबल है, क्योंकि बी ने बिल के एक्सचेंज में पैसा पे किया, इसके लिए बी के लिए वो बिल्स पेएबल है, और ए ने बिल के अगेंस्ट उसको पैसा मिला, इसके लिए ए के लिए वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। और बच्चों बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? करंट असेट होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कोर्ट में इसको एविडेंस के रूप में भी एक्सेप्ट करते हैं, कोर्ट इसको एविडेंस मानता है। सपोज अगर ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद बी ने ए को पेमेंट नहीं किया, ए बी के पास गया, बिल दिखाया, बी ने बोला मैं तुझे पहचानता नहीं, तो ए उसके ऊपर ये पेपर के बेस पे केस भी कर सकता है उसके ऊपर, और ये कोर्ट में भी वो प्रेजेंट कर सकता है, और कोर्ट बी को सज़ा दे सकता है। ठीक है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सो बिल्स पेएबल, तो बिल के एक्सचेंज में जो इंसान पेमेंट करता है उसके लिए वो बिल्स पेएबल होता है, और बिल के बदले में जिसको पैसा मिलता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स पेएबल होता है करंट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल होता है असेट। तो इसको बोला जाता है बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लायबिलिटीज कंटीजेंट लायबिलिटी। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? बच्चों, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका फ्यूचर में होना या ना होना एक सर्टन इवेंट पे डिपेंड होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंटीजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी जिसका फ्यूचर में होना या नहीं होना एक सर्टन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये एक फैक्ट्री है, मिस्टर एक्स नाम का वर्कर इस फैक्ट्री में काम करता था। दिस इज अ फैक्ट्री। एक दिन क्या हो गया, मशीन पे काम करते वक्त मिस्टर एक्स का हाथ मशीन में चला गया, और उसका हाथ टूट गया। इमीडिएटली दूसरे वर्कर ने मिस्टर एक्स को हॉस्पिटलाइज किया, और जब एक्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो उसका टोटल बिल हो गया 20 लाख रुपीस। अब क्योंकि ये एक्सीडेंट फैक्ट्री के अंदर हुआ था, तो मिस्टर एक्स के फैमिली को ये एश्योरिटी थी कि फैक्ट्री के मालिक, जो फैक्ट्री का ओनर है, वो ये पूरा बिल पे कर देगा। लेकिन उनको शॉक लगा जब वो फैमिली, मिस्टर एक्स की फैमिली, उस ओनर के पास जब वो बिल लेके गए हॉस्पिटल का पैसे मांगने के लिए, तो फैक्ट्री के ओनर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, और फैक्ट्री के ओनर ने बोला कि हम ये बिल नहीं पे करेंगे क्योंकि मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट उसकी खुद की गलती की वजह से हुआ है, इसमें फैक्ट्री का कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स की फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इतना 20 लाख का इतना बड़ा अमाउंट वो लोग पे नहीं कर सकते थे। तो मिस्टर एक्स ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की कोशिश की कि ये एक्सीडेंट मेरे गलती से नहीं हुई है, ये मशीन में जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके वजह से उनका ये एक्सीडेंट हुआ।
लेकिन फैक्ट्री का मालिक मानने के लिए नहीं तैयार था। तब मिस्टर एक्स ने क्या किया, फाइनली मिस्टर एक्स कहाँ गए, कोर्ट के पास गए। उन्होंने इस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। ठीक है, 20 लाख का दावा ठोक दिया कि फैक्ट्री के मशीनरी में प्रॉब्लम्स की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा हाथ टूट गया और ये फैक्ट्री का मालिक मुझे पैसे नहीं दे रहा है, और केस कर दिया कोर्ट में। बच्चों अभी अगर सपोज कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का वर्डिक्ट मिस्टर एक्स के अगर हक में लगता है, मिस्टर एक्स के साइड से अगर कोर्ट का फैसला आता है, तो ये फैक्ट्री के ओनर को 20 लाख रुपीस क्या करना पड़ेगा, एक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का वर्डिक्ट अगर फैक्ट्री के ओनर के साइड से आता है, तो फिर फैक्ट्री के ओनर को ये 20 लाख रुपीस पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 लाख रुपीस इस फैक्ट्री के मालिक के लिए एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो कंफर्म लायबिलिटी नहीं है, वो फ्यूचर में लायबिलिटी हो भी सकती है उसके लिए, उसको पे करना भी पड़ सकता है एक्स को, और फ्यूचर में क्या पता नहीं भी पे करना पड़ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फैक्ट्री का ओनर जब ये 20 लाख रुपीस अपने बुक में दिखाएगा, तो ये एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाएगा। वो उसके लिए क्या है, फैक्ट्री के ओनर के लिए 20 लाख रुपए जो कॉम्पनसेशन एक्स मांग रहा है भरपाई, वो उसके लिए फैक्ट्री के मालिक के लिए क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो फ्यूचर में लायबिलिटी हो भी सकती है उसके ऊपर, उसको पे करनी भी पड़ सकती है एक्स को, और नहीं भी पे करना पड़ सकता है। वो डिपेंड होगा कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, कोर्ट का डिसीजन किसके साइड में आता है। ठीक है, सो कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी which may arise in future depending on the happening or non happening of certain event। समझ में आया? ठीक है, तो फ्यूचर में वो हो भी सकती है लायबिलिटी, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इवेंट पे। ओके, इट इज नॉट अ कंफर्म लायबिलिटी। तो बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी कंफर्म लायबिलिटी नहीं है। ओके, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखते हैं, दैट्स इट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग अदर लायबिलिटी के साथ हम लोग उसको ऐड नहीं करते, क्योंकि वो अब तक कंफर्म लायबिलिटी नहीं हुई है। उसको जस्ट एज अ नोट के रूप में हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखा जाता है। इट इज नॉट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसको लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाते, उसको एज अ नोट, एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे दिखाया जाता है। इट इज शोन बाय द वे ऑफ फुट नोट्स। मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स, जस्ट उसको नोट्स के फॉर्म में हम लोग दिखाते। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग लायबिलिटीज में ऐड नहीं करते। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। एग्जाम्पल, अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ ₹20 लाख अगेंस्ट द बिजनेस। ठीक है, तो वर्कर ने 20 लाख का कॉम्पनसेशन मांगा फैक्ट्री के ओनर से, एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। उसका डिसीजन कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, अब वो फ्यूचर में वो जो कॉम्पनसेशन है वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बन भी सकती है या नहीं भी बन सकती है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोर्ट का फैसला बिजनेस के साइड से आता है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन कोर्ट ने अगर वर्कर के साइड से डिसीजन दिया और बिजनेस को बोला नहीं आपको ये कॉम्पनसेशन वर्कर को पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए फिर वो क्या बन जाएगी, वो कंफर्म लायबिलिटी बन जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। ओके, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले भी वीडियोस मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। बाय।